हेलो एवरीवन, मैं सौरभ सिंह जेनेसिस इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंस से। आज मैं आप लोग को एवोल्यूशन यूनिट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं, जो कि है स्पेसिएशन। ठीक है, CSIR में लगातार क्वेश्चन आते रहते हैं यहाँ से कि कैसे स्पीसीज फॉर्म होती है, क्या पैटर्न होता है स्पेसिएशन का, कौन कौन से उसके ऊपर एवोल्यूशनरी फोर्स लगते हैं, क्या पीछे उसका बैकग्राउंड होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो बहुत सारे स्पेसिएशन से अलग अलग तरीके से क्वेश्चन आते रहे हैं, पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में। तो हमें यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को ही टारगेट करना है, जिसमें से आज हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है वो है पैटर्न ऑफ स्पेसिएशन। तो इसमें हमारा पहला क्वेश्चन आता है कि किस तरीके से कोई एक स्पीसीज फॉर्म होती है अपने एक कॉमन एंसेस्टर से। ठीक है, तो जैसे कि हमें पता है एवोल्यूशन में कि कोई भी स्पीसीज जो आज हमें इस टाइम पे नजर आ रही है वो कहीं ना कहीं ये किसी एक कॉमन ऑर्गेनिज्म से इवॉल्व हुई है। समय के साथ धीरे धीरे बहुत सारे एवोल्यूशनरी फोर्स उसके ऊपर लगे, बहुत सारे उसके ऊपर क्रमिक विकास हुए, ऐसा हम लोग कह सकते हैं। टाइम के साथ उनके अंदर चेंजेस आए, उनके कैरेक्टर्स चेंज हुए, उनकी मॉर्फोलॉजी चेंज हुई, उनके बिहेवियर चेंज हुए और धीरे धीरे वो एक नई स्पीसीज बन गए। तो आखिर ऐसा एवोल्यूशन में क्या हुआ, ऐसा क्या नया उनके ऊपर फोर्स लगा, क्या प्रेशर लगा, क्या इन्वायरमेंटल चेंजेस आए जिन वजहों से वो एक नई स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें तो यहां पे अगर हम लोग स्पेसिएशन का पैटर्न देखें तो ये दो तरीके का हो सकता है। पहला पैटर्न हो सकता है ग्रेजुअल। ठीक है, ग्रेजुअल का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, बहुत ही स्लोली टाइम के साथ जो एक कह सकते हैं कि आराम से कोई पैटर्न चल रहा हो। ठीक है, और एक पैटर्न हो सकता है एब्रप्ट। एब्रप्ट का मतलब क्या है, बहुत ही सडन, बहुत तेजी के साथ, जिसमें टाइम बहुत कम लगा हो और एकदम से कोई नई स्पीसीज इवॉल्व हो गई हो। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे जो CSIR में जो टॉपिक या कह सकते हैं जो पॉइंट को ज्यादा फोकस किया जाता है वो है हमारा ग्रेजुअल प्रोसेस जो है हमारा, या कह सकते हैं जो पैटर्न है स्पेसिएशन का, इसमें किस तरीके से स्पीसीज इवॉल्व हुई है। ठीक है, तो पहले हम जान लेते हैं ग्रेजुअल प्रोसेस क्या है। तो ग्रेजुअल प्रोसेस है ग्रेजुअल डाइवर्जेंस ऑफ स्पीसीज या पॉपुलेशन ड्यू टू एक्यूमुलेशन ऑफ वेरिएशंस। ठीक है, ये वेरिएशंस क्या हो सकते हैं, ये वेरिएशंस हो सकते हैं उसके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स, उसके बिहेवियरल कैरेक्टर्स, या कह सकते हैं बहुत सारे उसके अलग अलग स्पेसेस में, अलग अलग प्लेसेस में वो चला गया हो, जिस वजह से उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आ गए हो। तो ये वेरिएशंस धीरे धीरे क्या हो सकते हैं, एक्यूमुलेट हो सकते हैं। ठीक है, ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो यहां पे जो हमें याद रखने वाली चीज है वो है ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, यानी कि बहुत ही लंबा समय लिया हो किसी एक ऑर्गेनिज्म ने, किसी एक स्पीसीज ने डेवलप होने के लिए। ठीक है, किसी नई स्पीसीज में। तो इसको हम लोग कंसिडर करते हैं हमेशा ग्रेजुअल प्रोसेस में। ठीक है, वहीं पे हम आते हैं एब्रप्ट में। तो जैसे हमने बताया एब्रप्ट क्या है, एब्रप्ट का मीन्स है सडन, यानी कि सडन चेंजेस, ऐसे चेंजेस जो बहुत ही तेजी के साथ हुए हो। ठीक है, उनके अंदर डेवलपमेंट हुआ हो, बहुत सारे वेरिएशंस, बहुत सारे चेंजेस, लेकिन उसमें बहुत ही कम समय लगा हो। ठीक है, एक नई स्पीसीज बनने के लिए धीरे धीरे उनके अंदर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन आया हो, इकोलॉजिकली वो डिफरेंट हो गए हो अपने पेरेंटल स्पीसीज से। जैसे कि हम लोग बात करते हैं म्यूटेशन की, हाइब्रिडाइजेशन की। म्यूटेशन क्या है, म्यूटेशन होने के लिए बहुत ही कम समय लगता है। अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं तो विद इन 20 मिनट्स, विद इन 2 आवर्स, विद इन 2 डेज एक नई स्पीसीज बन जाती है। ठीक है, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है, वो क्या करते हैं, बहुत ही कम समय में इवॉल्व हो जाते हैं एक नई स्पीसीज में। उसी तरीके से बहुत सारे एनिमल होते हैं, बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, बहुत सारे प्लांट होते हैं जो बहुत ही कम समय में म्यूटेशंस के थ्रू एक नई स्पीसीज में फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, दूसरी बात है हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम लोग आगे इसको हम लोग जानेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन जब दो अलग अलग हम लोग गैमीट्स को फ्यूज कराते हैं। ठीक है, अलग अलग एक हाइब्रिड वो बन जाता है, इंडिविजुअल बन जाता है जो अपने पेरेंटल स्पीसीज से बिल्कुल अलग होता है। तो इस तरीके से हम लोग एब्रप्ट स्पेसिएशन को हम लोग कंसिडर करते हैं। ठीक है, लेकिन CSIR जो टॉपिक हमेशा टारगेट करता है वो है हमारा ग्रेजुअल। तो ग्रेजुअल स्पेसिएशन में या ग्रेजुअल पैटर्न में कौन कौन से पार्ट हमारे यहां पे आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन।
एलोपैट्रिक स्पेसिएशन क्या है, इसको हम लोग आगे कंसीडर करेंगे। आगे इसको हम लोग जानेंगे कि व्हाट इज एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, कौन कौन से एवोल्यूशनरी फोर्स होते हैं, क्या कारण होता है, क्या कैरेक्टरिस्टिक होते हैं, किस तरीके से दो नई स्पीसीज बनती है जो कि अपने पेरेंटल स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो जाती है। ठीक है। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन, सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन कब बनता है, कब होता है, कब दो नई स्पीसीज अलग अलग बन जाएंगी। ठीक है, तो उसके पीछे क्या फोर्सेस होते हैं उसको हम लोग देखेंगे सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन में। देन नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पैरापैट्रिक स्पेसिएशन। आखिर पैरापैट्रिक स्पेसिएशन कैसे होता है, कैसे कोई नई स्पीसीज बनती है, कब हम कहेंगे कि दो स्पीसीज जो फॉर्म हुई है वो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन के थ्रू हुई है। ठीक है। नेक्स्ट हमारा जो पैटर्न है वो है पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन। नेक्स्ट हमारा जो पैरापैट्रिक के बाद आएगा वो है पेरीपैट्रिक, और पेरीपैट्रिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से इसमें भी नई स्पीसीज बनती है और हम कब कहेंगे कि वो पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन हो रहा है। ठीक है, चलिए हम लोग आगे देखते हैं। सबसे पहला हमारा जो है वो है एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो किसी भी टॉपिक को समझने से पहले हमें उसके बारे में पता होना चाहिए। तो जैसा कि इसका मीनिंग क्या है, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एलो? सो एलो का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है, एलो का मीन्स है डिफरेंट, और हमारा जो पैट्रिक है इसका मतलब है प्लेस, यानी कि डिफरेंट प्लेस, कोई अलग अलग प्लेस फॉर्म हो जाए, यानी कि दो इंडिविजुअल हैं और वो किसी दो अलग अलग प्लेसेस में रहने लगे। ठीक है, और उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट ना हो पाए, तो इस तरीके से एक नई स्पीसीज फॉर्म होगी। लेकिन इसके पीछे क्या कारण है, आखिर कैसे वो दो नए प्लेस फॉर्म होंगे, कब दो इंडिविजुअल्स के बीच में एक आइसोलेशन आ जाएगा। ठीक है, तो उसके पीछे क्या कारण है वो हम लोग देखेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में। कभी कभी क्या होता है कि जब कोई कॉमन एंसेस्टर है, सपोज कोई एलिफेंट है, एक पूरा कन्वे है एलिफेंट का, और वो किसी एक प्लेस पे रह रहा है, कुछ समय बाद वहां पे क्या होता है, कोई एक भूकंप आता है और उनके बीच में एक बहुत बड़ी दरार बन जाती है, खाई हो जाती है, और वो जो एलिफेंट का ग्रुप है दो अलग अलग ग्रुप में डिवाइड हो जाता है। इस तरीके से अब उनके बीच में क्या हो गया, डिस्टेंस आ गया है, एक खाई बन गई है। ठीक है, अब उनके बीच में कोई भी कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और वो पूरी तरीके से अब रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए हैं, उनके बीच में कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, मेटिंग नहीं हो पा रही है, जिस वजह से अब वो न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। धीरे धीरे क्या होगा, जो प्लेस है, जो नए प्लेस फॉर्म हुए हैं उसका एक कुछ ना कुछ नया हैबिटाट होगा, कुछ नए वहां पे रिसोर्सेज होंगे, कुछ नया एनवायरमेंटल प्रेशर होगा, जिस वजह से उन एलिफेंट के ऊपर कोई ना कोई एक नया चेंजेस या वेरिएशंस इवॉल्व होने लगेगा। इससे क्या होगा, उनके अंदर धीरे धीरे कोई ना कोई मॉडिफिकेशंस आएंगे, उनके बिहेवियर चेंज होंगे, उनके हैबिटाट चेंज होने लगेंगे, और इस तरीके से उनके बीच में रिप्रोडक्शन आइसोलेशन फॉर्म हो जाएगा। अब वो दो स्पीसीज आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगी और अब क्या होगा कि वो एक नई स्पीसीज कहलाने लगेंगी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू मेयर अगर हम लोग बात करें कि दो न्यू स्पीसीज हम कब कहते हैं, तो दो न्यू स्पीसीज तभी कहलाती हैं जब उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन फॉर्म हो जाता है, यानी कि उनके बीच में अब रिप्रोडक्शन ना हो पाए। अगर कोई दो इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं और वो एक न्यू ऑफ स्प्रिंग को फॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो दैट मीन्स वो दो न्यू इंडिविजुअल्स क्या हैं, एक न्यू स्पीसीज हैं। ठीक है, यानी कि वो दोनों स्पीसीज अलग अलग हैं। तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में क्या हो रहा है, यहां पे सबसे पहला हमें यह देखना है कि यहां पे जो स्पेसिएशन होता है ड्यू टू सेपरेशन ऑफ पॉपुलेशन ड्यू टू जियोग्राफिकल बैरियर, ये जो पॉइंट है जियोग्राफिकल बैरियर, ठीक है, इसको हमें याद रखना है। CSIR हमें जब भी कोई क्वेश्चन देता है तो वो कोई ना कोई हमें हिंट देता है, तो यहां पे हमें याद रखना है कि जब भी किसी क्वेश्चन में, किसी भी ऑप्शन में अगर जियोग्राफिकल बैरियर की बात कर रहा है, व्हाट इज जियोग्राफिकल बैरियर, अगर हम लोग बात करें तो वो कोई भी माउंटेन हो सकता है, ठीक है, कोई भी रिवर हो सकता है, कोई भी वैली हो सकती है, घाटी हो सकती है, कोई बहुत बड़ा उनके बीच में कह सकते हैं कि खाई बन गई हो, ठीक है, पहाड़ आ गया हो, रिवर आ गया हो, इवन जो फॉरेस्ट हो सकता है, ठीक है, एक कोई फिजिकल बैरियर आ गया हो जिस वजह से वो दो जो स्पीसीज हैं, जो दो इंडिविजुअल्स हैं,
वो आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएं। ठीक है, तो हमें याद रखना है जियोग्राफिकल बैरियर वहां पे मौजूद होता है। ठीक, तो ये जियोग्राफिकल बैरियर अगर उस क्वेश्चन में कहीं पे भी अगर उन्होंने मेंशन किया है तो वो है हमारा एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। तो ये किस वजह से हो सकता है? तो ड्यू टू फॉर्म ऑफ रिवर, माउंटेन या कोई भी ऐसी चीज जो हमें उन दो स्पीसीज के बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट कर दे। ठीक है, फिजिकली आइसोलेट हो जाए, इसको हम लोग बोलेंगे एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग एक डायग्राम के फॉर्म में देखें तो सपोज कोई एक ये ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक है, इनके साथ क्या हुआ? आफ्टर कुछ समय बाद इनके बीच में एक फिजिकल बैरियर फॉर्म हो गया। सपोज ये कोई फिजिकल बैरियर है, ये कुछ भी हो सकता है, रिवर भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, वैली भी हो सकती है। ठीक है, अब ये जो दो स्पीसीज हैं, या हम कह सकते हैं अभी जो एक सिंगल स्पीसीज है एलिफेंट की, ठीक है, वो अभी फिजिकली थोड़ा सा आइसोलेट हो गए एक दूसरे से। ठीक है, अभी ये न्यू स्पीसीज नहीं बनी है क्योंकि अभी यहां पे टाइम का जो इंपॉर्टेंस है वो नहीं आया है। अभी यहां पे टाइम ने अपना रोल नहीं दिखाया है। स्पीसीज फॉर्म होने के लिए, जैसे हमने इसको पहले ही जाना था कि ये ग्रेजुअल प्रोसेस है और ग्रेजुअल प्रोसेस में टाइम की इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, समय के साथ धीरे धीरे क्या होंगे? चेंजेस होंगे। अब क्या होगा? ये जो स्पीसीज है, ठीक है, इनके बीच में धीरे धीरे रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन क्रिएट होने लगेगा। जो हमारा बैरियर है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट यहां पे रोल प्ले करेगा न्यू स्पीसीज फॉर्म करने के लिए। अब ये जो प्लेस है हमारा, सपोज एक प्लेस ए हो गया और एक प्लेस बी हो गया। ठीक है, तो बी वाले प्लेस पे एक अलग प्रेशर लगेगा, यहां पे एक इन्वायरमेंटल प्रेशर यहां पे लगेगा। ठीक है, और यहां पे जो ए वाला प्लेस है यहां पे डिफरेंट, क्योंकि दोनों ही कैसे हैं? अलग अलग हैं। इस तरीके से अब कुछ समय बाद आफ्टर टाइम, ठीक है, अगर हम लोग बात करें, टाइम धीरे धीरे क्या होगा? इंक्रीज करेगा, धीरे धीरे टाइम बढ़ता जाएगा। 1000 ऑफ ईयर्स होंगे, मिलियंस ऑफ ईयर्स हो सकते हैं। ठीक है, टाइम धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और जो दो इंडिविजुअल्स हैं या कैसे तो जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं एलिफेंट के, इनमें क्या होंगे? चेंजेस आएंगे। अलग अलग इन्वायरमेंटल प्रेशर लगने के कारण उनके अंदर बहुत सारे वेरिएशंस आएंगे, उनके जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं वो चेंज होने लगेंगे। ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज होने लगेगा। इस तरीके से जो एक ग्रुप होगा एलिफेंट का वो थोड़ा सा डिफर हो जाएगी अपने पेरेंटल ग्रुप से। ठीक है, और जो हमारा पेरेंटल ग्रुप होगा, क्योंकि वो अपने पेरेंटल या नेटिव प्लेस पे है तो उसके अंदर चेंजेस कम आएंगे या ना के बराबर आएंगे। ठीक है, लेकिन जो दूसरा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होगा जो सेपरेट हो गया, ठीक है, अपने पेरेंटल या नेटिव प्लेस से, उसके अंदर बहुत सारे इन्वायरमेंटल प्रेशर के कारण वो क्या हो जाएगा? धीरे धीरे चेंज हो जाएगा। अब कुछ समय बाद जो हमारे न्यू स्पीसीज है वो फॉर्म होने लगेगी। ठीक है, इस तरीके से एलिफेंट का जो दूसरा ग्रुप था जो अलग हो गया, जो सेपरेट हो गया अपने नेटिव प्लेस से, उसके अंदर क्या आ जाएगा? चेंजेस आ जाएगा। और इस तरीके से यहां पे दो न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाएंगी। एक हमारी ओरिजिनल स्पीसीज जो पहले से ही मौजूद है वो बनी रहेगी, और जो दूसरी स्पीसीज है एलिफेंट की वो क्या हो जाएगी? वो फॉर्म हो जाएगी। अब हमें ये देखना है कि जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है एलिफेंट की, क्या वो अपने पेरेंटल स्पीसीज से सेम है या डिफर कर गई है। तो हम क्या करेंगे, यहां पे जो बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट है उसको यहां पे लगाएंगे। ठीक है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग क्या था
कि अगर दो इंडिविजुअल्स आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं तो वो एक स्पीसीज है, और अगर उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं होता है तो वो क्या है, वो अलग स्पीसीज है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक स्पीसीज को या एक इंडिविजुअल्स को हम इंट्रोड्यूस कराएंगे और रिप्रोडक्शन करवाएंगे उनके पेरेंटल पॉपुलेशन से। तो यहां पे देखा गया है कि रिप्रोडक्शन नहीं होता है, नो रिप्रोडक्शन अकर्स। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे दो अलग अलग स्पीसीज फॉर्म हो जाती हैं। तो इसको हम लोग बोलते हैं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। यहां पे जो मेन चीज है वो है हमारा जियोग्राफिकल बैरियर। तो इसको हमें याद रखना है कि वो जियोग्राफिकल बैरियर कुछ भी हो सकता है। ठीक है, रिवर भी हो सकता है, माउंटेन भी हो सकता है, वैली भी हो सकती है। तो क्वेश्चन में हमें ऐसे हिंट दिया जाएगा तो हम यहां से पता कर लेंगे कि अगर कोई जियोग्राफिकल बैरियर लग रहा है दो इंडिविजुअल्स के बीच में या दो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या कोई एक स्पीसीज के बीच में, ठीक है, और वो आगे चल के दो अलग अलग स्पीसीज में बन जाते हैं, बदल जाते हैं, तो वो क्या कहलाएंगे, एलोपैट्रिक स्पेसिएशन। ठीक है, अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है, यहां पे हम देख सकते हैं कि यहां पे एक इमेज है कि किस तरीके से ओल्ड पॉपुलेशन थी फिश की, ठीक है, जिनके बीच में कोई थोड़ा सा जियोग्राफिकल बैरियर कह सकते हैं हल्का हल्का फॉर्म होने लगा, और धीरे से और ज्यादा बैरियर फॉर्म होने से दोनों स्पीसीज क्या हो गए, अलग हो गए। इस तरीके से समय के साथ जो एक कॉमन फिश स्पीसीज थी वो क्या हो गए, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, और वो धीरे धीरे समय के साथ क्या हो गए, चेंज हो गए, दो अलग स्पीसीज बन गई। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग एलोपैट्रिक स्पेसिएशन को डिफाइन करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट आता है, अगर हम लोग बात करें पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन। इसको मैंने पहले क्यों ले लिया, क्योंकि पेरिपेट्रिक जो स्पेसिएशन है वो कहीं ना कहीं एलोपैट्रिक स्पेसिएशन से मिलता जुलता है। ठीक है, थोड़ा सा इसमें डिफरेंस आता है। इसमें डिफरेंस क्या है, वो डिफरेंस है माइग्रेशन का। इसमें भी जियोग्राफिकल बैरियर होता है, बट कुछ चीजों में ये जो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन है उससे वो अलग हो जाता है। इसमें क्या चीज है, अगर हम लोग बात करें तो इसमें एक स्मॉल ग्रुप होता है कोई भी इंडिविजुअल्स का, ठीक है, स्मॉल ग्रुप है, और वो क्या करता है, अपने नेटिव पॉपुलेशन से अलग हो जाता है, अलग होके वो एक नई स्पीसीज फॉर्म कर लेगा। ठीक है, यहां पे जो एक टर्म आता है वो है हमारा माइग्रेशन। यहां पे हमें याद रखना है टर्म माइग्रेशन। ठीक है, यहां पे कुछ स्मॉल ग्रुप्स होते हैं, वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसी न्यू प्लेस पे, और वहां पे जाके वो अपनी एक नई कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं, अपना एक नया हैबिटेट डेवलप कर लेते हैं, और वो अपने नेटिव प्लेस से पूरी तरीके से आइसोलेट हो जाते हैं। धीरे धीरे वो नया प्लेस उनके लिए क्या करता है, एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेट का काम करता है, और वहां का जो इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है, इकोलॉजिकल प्रेशर होता है, ठीक है, वो उनके पर लगने लगता है, और वो धीरे धीरे अपने नेटिव पॉपुलेशन से पूरी तरीके से अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो यहां पे अगर हम लोग एक इसका पिक्चराइजेशन देखें सपोज, तो क्या कहलाएगा, तो यहां पे हम लोग एक इसका पिक्चराइजेशन देख लेते हैं। सपोज ये हमारा एक कॉमन पॉपुलेशन है, ठीक है, नेटिव पॉपुलेशन है ये हमारी, कोई भी एक स्पीसीज एक्स है मान लीजिए। ठीक है, इसमें कुछ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं। ठीक, वो क्या करते हैं, वो पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट होने लगते हैं अपने मेन पॉपुलेशन से, और वो माइग्रेट कर जाते हैं किसी एक नए प्लेस पर। ठीक है, वो अपने न्यू पॉपुलेशन से माइग्रेट करके किसी न्यू प्लेस पे चले जाते हैं, और वहां पे वो एक नई पॉपुलेशन डेवलप करने लगते हैं। धीरे धीरे ये जो न्यू प्लेस है या न्यू आइलैंड है, ये इनके लिए एक हैबिटेट का काम करता है। ठीक है, और यहां पे ये धीरे धीरे समय के साथ ओवर लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड
ये एक नई स्पीसीज में बन जाते हैं। तो यहां पे भी टाइम का बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। टाइम इंक्रीज होता है, बहुत ज्यादा टाइम लेते हैं और धीरे धीरे ये जो ओल्ड पॉपुलेशन होती है जो माइग्रेट करके किसी न्यू आइलैंड पे चली जाती है, ठीक है, वहां पे ये नई स्पीसीज फॉर्म कर देते हैं। अब हमें चेक करना है कि क्या ये जो न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई है ये अपने ओल्ड पॉपुलेशन की तरह है या उनके बीच में कोई रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन आ गया है। तो हम क्या करते हैं, फिर से बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट लगाते हैं और इस न्यू स्पीसीज को हम फर्दर इनके ओल्ड पॉपुलेशन के साथ रिप्रोडक्शन कराते हैं और अगर रिप्रोडक्शन सक्सेस होता है तो ये जो स्पीसीज है ये न्यू स्पीसीज नहीं है। लेकिन अगर रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो गए, इनके बीच में कोई भी रिप्रोडक्शन नहीं हो रहा होता है, तो इसका मतलब है कि ये क्या हो जाते हैं, न्यू स्पीसीज बन जाते हैं। और ऐसा देखा गया है कि जो न्यू स्पीसीज होती है इनके बीच में अपने ओल्ड पॉपुलेशन के साथ कोई भी रिप्रोडक्टिवली यहां पे मेटिंग नहीं हो पाती है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये पेरिपेट्रिक स्पेसिएशन कहलाता है, जहां पे माइग्रेशन होता है, ठीक है, स्मॉल ग्रुप का, और वो एक न्यू आइलैंड पे चले जाते हैं। तो यहां पे हमें जो चीज याद रखनी है वो है माइग्रेशन टर्म, और जो स्मॉल ग्रुप है, ठीक है, वो अपने नेटिव पॉपुलेशन से माइग्रेट कर जाता है, वहां से चला जाता है और एक नई एरिया में या नए प्लेस पे वो जाके अपने आप को डेवलप करता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है वो है सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन। सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन भी सीएसआईआर के रिस्पेक्ट में बहुत इंपॉर्टेंट है और जितने ज्यादा क्वेश्चन अभी तक पूछे गए हैं वो या तो एलोपैट्रिक स्पेसिएशन से पूछे गए हैं या फिर सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन को ही कंसीडर करके क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है। तो सिम का मतलब क्या है, यहां पे पहले तो हमें ये जानना है। तो सिम का मतलब होता है सेम, ठीक है, और पैट्रिक का मतलब था हमारा प्लेस, यानी कि यहां पे अब जो प्लेस है, ठीक है, उनके बीच में कोई बैरियर नहीं आएगा, यानी कि जो स्पीसीज है उनके बीच में कोई भी फिजियोलॉजिकल या कह सकते हैं उनके शारीरिक, उनके बिहेवियरल जो आइसोलेशन है वो यहां पे कोई ना कोई अपना रोल यहां पे प्ले करेंगे, ठीक है। यहां पे कोई भी हमारा फिजिकल बैरियर, माउंटेन, रिवर, वैली, ये सब नहीं आ सकता। यहां पे एक ही प्लेस है, ठीक है, एक ही प्लेस रहेगा, लेकिन एक ही प्लेस में वो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो है वो कहीं ना कहीं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, इनके बीच में ऐसी क्या चीजें हो सकती हैं कि वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएं, ठीक है। तो यहां पे क्या हो सकता है, तो सबसे पहले में याद रखना ये है सेम जियोग्राफिकल एरिया, ठीक है। तो स्पेसिएशन अकर इन अ सेम जियोग्राफिकल एरिया ड्यू टू अपीयरेंस ऑफ सम बायोलॉजिकल बैरियर, ये हमें याद रखना है, बायोलॉजिकल बैरियर। ये बायोलॉजिकल बैरियर क्या हो सकते हैं, जाहिर सी बात है कोई ना कोई जेनेटिक डिफरेंस आ जाए उनके बीच में, ठीक है, कोई जेनेटिक डिफरेंस हो, वो जेनेटिकली पॉलीमॉर्फिज्म आ जाए उनके बीच में, वो एक दूसरे के कहना कि उनके जो जेनेटिक्स हैं, उनके जो जीन्स हैं वो डिफर कर जाए, ठीक है, उनकी जो मेटिंग जो बिहेवियर है वो डिफरेंट हो जाए। जैसे हम लोग बहुत सारे एम्फीबियंस में देखते हैं मेटिंग बिहेवियर अलग होता है, किसी का सीजनल हो जाता है, ठीक है, अलग अलग सीजन में बिहेवियर करते हैं, मेटिंग करते हैं, जबकि वो एक ही जगह पे पाए जा रहे होते हैं। उनके बीच में उनका सीजन ही एक तरीके से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन का काम करने लगता है, ठीक है। सो म्यूटेशन हो जाए, म्यूटेशन भी हो सकता है, म्यूटेशन होने के कारण उनके जो जीन्स हैं वो क्या हो जाए, चेंज हो जाए, ठीक है, उनका बिहेवियर चेंज हो जाए। जैसे हमने अभी बात करी मेटिंग बिहेवियर, हम लोग इसकी एक अलग क्लास देखेंगे, मेटिंग बिहेवियर क्या होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, ठीक है। एलील फ्रीक्वेंसीज में चेंज आ जाए, इसको हम लोग कंसिडर करेंगे आगे पॉपुलेशन जेनेटिक्स में, ठीक है। तो इस तरीके से उनके बीच में क्या हो सकता है, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन कॉज हो सकता है। लेकिन यहां पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर नहीं आया, वो सभी एक ही प्लेस पे मौजूद हैं, ठीक है। एक ही प्लेस पे मौजूद होने के कारण उनके बीच में अलग अलग कह सकते हैं कि जो मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस आ गए, या हम कह सकते हैं जो उनके अंदर बिहेवियरल चेंजेस आ गए, उस वजह से उनके बीच में कोई भी रिप्रोडक्शन कॉज ना हो पाए, ठीक है। तो यहां पे हम ये कह सकते हैं कि समय के साथ उनके अंदर बिहेवियरल चेंज आ गए। सपोज
ठीक है। अब इसमें क्या हो रहा है कि सपोज ये जो हमारा ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स हैं, ठीक है, इसमें कोई कुछ पॉपुलेशंस थी जिनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, वो चाहे तो बिहेवियरल हो सकता है या हमारा एलिलिक फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है, म्यूटेशन हो सकता है, जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म उनके अंदर आ सकता है। तो सपोज कोई भी एक इंडिविजुअल्स थे, उनके अंदर कुछ चेंजेस आ गए, ठीक है, और वो क्या होने लगे, धीरे धीरे अपने मेन पॉपुलेशन से वो क्या हो गए, आइसोलेट होने लगे, क्योंकि उनके अंदर चेंजेस आ गए। अब वो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो चुके हैं, उनके बीच में रिप्रोडक्शन नहीं हो पा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं उनके बिहेवियर चेंज हो गए या उनके जो क्रोमोसोम नंबर है या क्रोमोसोम की जो कंपैटिबिलिटी है वो नहीं ठीक से बैठ पा रही है गैमीट्स के बीच में, ठीक है, या हम कह सकते हैं कि उनका जो सीजनल मेटिंग टाइम है वो चेंज हो गया। तो इस वजह से धीरे धीरे एक अलग स्पीसीज क्या होने लगेगी, फॉर्म होने लगेगी। और जो पेरेंटल स्पीसीज है वो इस न्यू स्पीसीज के साथ रिप्रोडक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि जो न्यू स्पीसीज बनी है वो न्यू स्पीसीज कहीं ना कहीं इनकम्पैटिबल है रिप्रोडक्शन करने के लिए अपने नेटिव स्पीसीज के साथ, ठीक है। तो इस तरीके से हम यहां देख रहे हैं कि कोई भी बैरियर तो नहीं फॉर्म हुआ है, कोई भी रिवर नहीं आया, कोई माउंटेन नहीं आया, प्लेस वही है, कोई भी बैरियर नहीं है। यहाँ पे नेटिव स्पीसीज और जो न्यू स्पीसीज बनी है वो एक ही प्लेस पे मौजूद है, ठीक है, इनके बीच में कोई भी डिस्टेंस भी नहीं है, वो एक ही जगह पे पाए जा रहे हैं, एक ही इकोलॉजिकल एरिया में पाए जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रेशर भी एक ही जैसा लग रहा है, लेकिन ड्यू टू सम म्यूटेशन और चेंजेस इन मॉर्फोलॉजी वो क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं, ठीक है, और वो रिप्रोडक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके से यहां पे एक न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाएगी, ठीक है। ज्यादातर केसेस में देखा गया है कि जो सेंटर की जो स्पीसीज होती हैं, जो सेंट्रल स्पीसीज होती हैं, या हम कह सकते हैं कि जो बहुत सारे किसी एरिया में जो बहुत ही बीच में पाए जा रहे हों, ठीक है, ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स जो बीच में पाए जा रहे हों, उनमें ये सिम्पैट्रिक स्पेसिएशन ज्यादा देखा गया है, क्योंकि उनके ऊपर प्रेशर बहुत होता है, कॉम्पिटिटिव प्रेशर होता है, रिप्रोडक्टिव प्रेशर होता है, ठीक है, रिसोर्सेस को यूटिलाइज करने का प्रेशर होता है। तो कंपटीशन ज्यादा लगने की वजह से वो अपने अंदर कुछ ना कुछ कैरेक्टर को चेंज कर लेते हैं, और कैरेक्टर चेंज होने की वजह से उनके अंदर समय के साथ चेंजेस आ जाता है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, तो उसमें क्या करते हैं, वो या तो अपना कोई ना कोई बिहेवियर चेंज कर लेते हैं या रिसोर्स पार्सनिंग कर लेते हैं, अपने हैबिटाट को चेंज कर लेते हैं। तो हैबिटाट चेंज होने की वजह से भी उनके अंदर क्या हो गया, रिप्रोडक्शन आइसोलेशन आ गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये न्यू स्पीसीज फॉर्म हो जाती है। नेक्स्ट हमारा आता है, यहां पे केस देखा गया था, एक फ्लाइज की एक यहां पे एक स्पीसीज थी जो रेड एप्पल पे एग लेइंग करती थी, ठीक है। धीरे धीरे क्या हुआ, वहां पे कुछ उस रेड एप्पल के जो बाग थे वहां पे कुछ रेड एप्पल के बाग को हटा के वहां पे ग्रीन एप्पल के ट्रीज को प्लांट कर दिया गया। अब क्या हुआ, कुछ वही फ्लाइज की स्पीसीज इन ग्रीन एप्पल पे एग लेइंग करने लगी, यानी कि यहां पे प्लेस तो वही था लेकिन उनके एग लेइंग करने की जो जगह थी, ठीक है, वो चेंज हो गई। वहीं पे कुछ फ्लाइज रेड एप्पल पे एग लेइंग करते थे, ठीक है, और वहीं पे कुछ फ्लाइज ग्रीन एप्पल पे एग लेइंग करने लगे। अब धीरे धीरे समय के साथ क्या हुआ, काफी लॉन्ग टाइम जो ग्रीन एप्पल वाले थे उनकी जब न्यू स्पीसीज फॉर्म हुई, उनके न्यू इंडिविजुअल्स फॉर्म हुए, तो वो सिर्फ इस ग्रीन एप्पल को ही अपना एक एग लेइंग सेंटर समझते थे, ठीक है, अपना एग लेइंग प्लेस समझते थे। उनके लिए अब रेड एप्पल एक अलग चीज हो गई। तो इस तरीके से अब ये दोनों जो फ्लाइज थे वो एक ही ट्री पे अब नहीं आते थे, ठीक है, एक ही ट्री पे ना आने की वजह से उनके बीच में रिप्रोडक्शन होना बंद हो गया, और रिप्रोडक्शन होना बंद हुआ और जैसे रिप्रोडक्टिवली वो आइसोलेट हुए, वो पूरी तरीके से एक नई स्पीसीज के रूप में सामने आ गए, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो ग्रीन एप्पल वाले जो फ्लाइज थी वो एक पूरी न्यू स्पीसीज बन गए, और जो रेड एप्पल वाली फ्लाइज थी वो पूरी तरीके से सो आफ्टर सम टाइम अगर हम लोग बात करें, ठीक है, तो यहाँ पे
ये दोनों फ्लाइज के बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन क्रिएट हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि ये दोनों ही फ्लाइज अलग अलग प्लेसेस को यूटिलाइज करने लगी अपने रिप्रोडक्शन के लिए। ठीक है, फ्लाइज वन जो पेरेंटल थी वो रेड एप्पल को ही यूज करती थी अपने लार्वास को लेइंग करने के लिए, और जो न्यू जो फ्लाइज थी, ठीक है, जो ग्रीन एप्पल को यूज कर रहे थे, उनके जो ऑफ स्प्रिंग होंगे वो आगे चल के ग्रीन एप्पल को ही पहचानेंगे अपने एग लेइंग प्लेस को। तो इस तरीके से इन दोनों के बीच में पूरी तरीके से एक कांटेक्ट या कम्युनिकेशन ब्रेक हो गया, और इस तरीके से धीरे धीरे इनके बीच में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेशन क्रिएट हो गया, और समय के साथ ये दोनों ही एक न्यू स्पीसीज के रूप में सामने आ गए। ठीक है, तो प्लेस यहां पे एक ही था, प्लेस सेम था, बट किसी बिहेवियर के कारण, ठीक है, या हम कह सकते हैं प्लेस जरा सा चेंज होने के कारण, जो हमारा एप्पल था बस उसको चेंज होने के कारण ही इनके बीच में क्या हो गया, रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट क्रिएट हो गया। नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरापैट्रिक स्पेसिएशन की। व्हाट इज पैरापैट्रिक, व्हाट इज मीनिंग ऑफ पैरा? तो पैरा का मतलब है अवे फ्रॉम, एंड द पैट्रिक प्लेस, यानी कि एक प्लेस से दूर हटके, ठीक है, अवे फ्रॉम द नेटिव प्लेस। सो यहां पे पहले होता क्या है, थोड़ा सा हम इसको जान लेते हैं। सो सपोज ये हमारी नेटिव पॉपुलेशन है, ठीक है, इसमें कुछ इंडिविजुअल्स जो अपने नेटिव प्लेस के थोड़ा पैरा कह सकते हैं, जो अपर साइड है, ठीक है, जो आउटर साइड होती है एक किसी भी कम्युनिटी का, किसी भी इंडिविजुअल्स के स्पीसीज का, ठीक है, एक एरिया होती है, उसके आउटर एरिया पे वो रह रहे हो, और वो क्या करते हैं, एक न्यू हैबिटेट को कंसिडर कर लें। ठीक है, वो क्या करते हैं, न्यू हैबिटेट को फॉर्म करने लगते हैं, न्यू हैबिटेट पे वो चले जाते हैं। लेकिन यहां पे जो न्यू हैबिटेट है वो अपने नेटिव प्लेस से किसी भी तरीके से अलग नहीं होता। जैसा कि हमने देखा था पेरीपैट्रिक में, वो भी क्या कर रहे थे, एक न्यू हैबिटेट में चले जा रहे थे, लेकिन वो जो न्यू हैबिटेट था, उनके उस न्यू हैबिटेट और ओल्ड हैबिटेट या कह सकते जो मेन लैंड होता है, उनके बीच में एक जियोग्राफिकल बैरियर होता है। ठीक है, लेकिन जो पैरापैट्रिक स्पेसिएशन होता है, इसमें जो न्यू हैबिटेट होता है और जो पेरेंटल हैबिटेट होता है, उनके बीच में कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको हमेशा याद रखना है। यहां पे न्यू हैबिटेट सिर्फ थोड़ा सा हटके ओल्ड हैबिटेट से लगा हुआ होता है, लेकिन वो उनके बीच में कोई भी बैरियर नहीं होता है। जो स्पीसीज होती है वो आराम से इजिली अपने ओल्ड हैबिटेट में आ जा सकती हैं। ठीक है, जबकि जो हमारा पेरीपैट्रिक स्पेसिएशन होता है उसमें ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि जो न्यू स्पीसीज होती है वो काफी दूर चली जाती है न्यू आइलैंड पे, और जो उनके बीच में बैरियर होता है वो बहुत ही बड़ा होता है। ठीक है, तो इस तरीके से धीरे धीरे समय के साथ आफ्टर लॉन्ग टाइम ये जो हैबिटेट है ये ही इस स्पीसीज के लिए एक रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का काम करने लगेगा। ठीक है, धीरे धीरे क्या होगा, ये जो हैबिटेट है ये एक नया हैबिटेट के फॉर्म में सामने आ जाएगा। यहां पे जो स्पीसीज रह रहे होंगे, जो इंडिविजुअल्स रह रहे होंगे, वो अपने ओल्ड स्पीसीज से बिल्कुल अलग हो जाएंगे, क्योंकि ये हैबिटेट ही एक तरीके का नया इन्वायरमेंटल प्रेशर क्रिएट करेगा। यहाँ के रिसोर्सेज अलग होंगे, यहाँ का सीजन अलग हो सकता है, यहाँ के जो टेरेस्ट्रियल जो इन्वायरमेंट है वो अलग हो सकता है, जो सॉइल टेक्सचर है, जो रिसोर्सेज है वो अलग अलग हो सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से जो यहाँ पे न्यू स्पीसीज गई होगी वो धीरे धीरे पूरी तरीके से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेट हो जाएगी अपने पेरेंटल स्पीसीज से। ठीक है, अब यहाँ पे जो न्यू स्पीसीज गई है, ठीक है, उसको अगर हम अपने ओल्ड स्पीसीज में वापस लाते हैं ये चेक करने के लिए कि क्या उनके बीच में रिप्रोडक्शन पॉसिबल है, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। ठीक है, तो यहां से हमें पता चल जाता है कि जो स्पीसीज न्यू हैबिटेट में गई
आफ्टर लॉन्ग टाइम उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस आए, जिस वजह से वो क्या हो गए, एक नए स्पीसीज बन गए। ठीक है, तो इस तरीके से यहां पे न्यू हैबिटाट ही एक तरीके का रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन का काम करने लगता है। तो इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं कि ये कैसे होता है और किस टाइप की स्पीसीज के बीच में होता है। ठीक है, तो यहां पे क्या है, अकर्स व्हेन अ पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज दैट ऑक्यूपाइज अ लार्ज रेंज एंटर्स अ न्यू निच। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, एक न्यू निश में एंटर कर रहे हैं, यानी कि एक न्यू हैबिटाट में वो क्या कर रहे हैं, जा रहे हैं। ठीक है, और हैबिटाट विदाउट एनी फिजिकल बैरियर, इस पॉइंट को भी याद रखना है कि कोई भी फिजिकल बैरियर नहीं होना चाहिए। जबकि पेरीपैट्रिक में क्या हो रहा था, वो एक न्यू हैबिटाट में जा तो रहे थे लेकिन उनके बीच में एक फिजिकल बैरियर था, चाहे वो माउंटेन हो सकता है या ओशन हो सकता है, कुछ भी। ठीक है, द न्यू निश एक्ट एज अ बैरियर, तो जो न्यू निश है वो बैरियर के तरीके काम करेगा और उनके बीच में जीन फ्लो को रोक देगा। यानी कि जो इंडिविजुअल्स अलग हुए थे उनके बीच में अब यहां पे जीन फ्लो नहीं हो पाएगा। यहां पे जीन फ्लो का मतलब है रिप्रोडक्शन। ठीक है, ये किन स्पीसीज के बीच में हो सकता है, तो मोस्टली जो नॉन वेजाइल एनिमल्स होते हैं। ठीक है, यानी कि जो बहुत ही धीरे धीरे चलते हैं, जो ज्यादा दूर तक नहीं जा सकते, जैसे स्नेल्स हो गए, टर्टल्स हो गए, ठीक है, ग्रास हुपर्स हो गए, कुछ जो फ्लाइटलेस बर्ड्स होती हैं, शुतुरमुर्ग वगैरह, कीवी हो गए, पेंगुइन्स हो गए। ठीक है, वो इस टाइप के स्पेसिएशन को शो करते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्लांट्स हो गए, प्लांट्स तो हम कंसिडर कर ही सकते हैं। बस अगर बात करें तो उनके जो पॉलिन्स वगैरह होते हैं वो दूर तक जा सकते हैं। ठीक है, लेकिन बहुत सारे एनुअल प्लांट्स होते हैं जो ऐसा स्पेसिएशन हमें दिखाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये 4 टाइप के जो हमारे पैटर्न ऑफ स्पेसिएशन है वो हमारे सीएसआईआर में लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, पहला एलोपैट्रिक स्पेसिएशन, जहां पे कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ जाता है, कोई भी एक कॉमन स्पीसीज के बीच में। ठीक है, और वो समय के साथ क्या होते हैं, डाइवर्ज हो जाते हैं। देन हम बात करते हैं पेरीपैट्रिक की, जहां पे एक कॉमन इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, माइग्रेट कर जाते हैं किसी अदर प्लेस पे और वहां पे जाके वो एक नई कम्युनिटी डेवलप कर लेते हैं और उनके बीच में रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्रिएट हो जाता है। थर्ड बात करें तो सिम्पैट्रिक, जहां पे प्लेस तो सेम होता है लेकिन जेनेटिक पॉलीमॉर्फिज्म या बहुत सारे म्यूटेशंस के कारण उनके बीच में क्या हो जाता है, रिप्रोडक्शन आइसोलेट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो लास्ट था वो है हमारा पैरापैट्रिक, और पैरापैट्रिक में क्या था अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पे एक हैबिटाट फॉर्म हो रहा है, न्यू हैबिटाट बनने के कारण ही उनके बीच में रिप्रोडक्शन आइसोलेशन आ जाता है। लेकिन जो हैबिटाट है उनके बीच में कोई भी जियोग्राफिकल बैरियर नहीं होता है। तो इस तरीके से हमारी ये 4 स्पेसिएशन के पैटर्न हैं जो हमें सीएसआईआर के लिए हमेशा याद रखने हैं। थैंक यू।